चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्या है कि अभी कंडीशन बहुत ख़राब है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बाहर जाके दूसरों की मदद करें, क्योंकि खुद सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, अगर आप कैपेबल हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग पंडित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर अनुराग पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक फॉर नीट के लिए। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने बात करी थी बायो के लिए कौन सी बुक यूज करनी चाहिए। जो एमसीक्यू के लिए पूरा मैंने डिटेल में बात करी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने केमिस्ट्री के लिए बात करी थी। उसमें लास्ट में मैंने बोला था कि मैं जो फिजिक्स के लिए होगी वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो दिस इज द वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कि फिजिक्स के लिए कौन सी सारी बुक यूज करनी चाहिए, अगर वो चाहे नोट्स हो थ्योरी के लिए। देन उसके बाद एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक यूज करनी चाहिए। सो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि फिजिक्स, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि फिजिक्स के लिए जैसे हम लोगों ने जैसे मैंने बताया था कि बायो और केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए हम लोगों ने यूज किया था आपका कॉपी नोट्स हो गया या फिर कोई भी बुकलेट हो गई। देन इसके बाद एनसीईआरटी बुक। तो सेम चीज इसमें फॉलो करेंगे। थ्योरी के लिए हम लोग सबसे पहले नोट्स यूज करेंगे। देन वो नोट्स कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका कॉपी नोट्स हो सकता है या फिर बुकलेट हो सकता है। बुकलेट मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ आप पढ़ते हो, जहाँ आप क्लासेस ले रहे हो, फिर जहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कर रहे हो। तो वहाँ पे जैसे आपको जो बुकलेट मिलती है थ्योरी, आप वहाँ से आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नोट्स बना रहे हो। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप कॉपी नोट्स बनाते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उससे होता क्या है कि हमको लर्न करने में बहुत आसानी होती है। और सबसे लास्ट में, अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा नहीं लोगों को मालूम चलता, बट होता क्या है कि जब लास्ट टाइम होता है एग्जाम के 2-3 महीने पहले, तो हम नॉर्मली मतलब ऐसा होता है कि उससे रिवाइज करने में हमको ज़्यादा ईजी हो जाता है, ज़्यादा अच्छा फील होता है। सो और सबसे कम टाइम में हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ट्राई आप यही करो कि नोट्स के लिए अगर हम यूज कर सकते हैं तो कॉपी नोट्स यूज करें, हम खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिख के उस चीज़ को बनाएं। अगर आप नहीं चाहते हो, देन उसके बाद आपको जहाँ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ से कोचिंग बुकलेट आपको मिलती है, तो आप उसके लिए नोट्स यूज कर सकते हो। देन इसके बाद एनसीईआरटी थ्योरी के लिए। देन इसके बाद अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग थोड़ा कम रिकमेंड करते हैं। बट अगर हम लोग जितने भी टॉपर्स हैं या फिर जो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वो मतलब नॉर्मली बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि बायो की जो एनसीईआरटी होती है, चलो वो फिर भी थोड़ा सा हो जाता है। देन केमिस्ट्री का भी इनऑर्गेनिक के लिए तो कंपलसरी बताते हैं कि हाँ आपको यूज ही करना है। तो बायो केमिस्ट्री के लिए तो आप एनसीईआरटी यूज करते हो, बट फिजिक्स के लिए बताते हैं कि नॉर्मली ऐसा हो नहीं पाता कि हम लोग फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ें। बट आपको पूरा नहीं पढ़ना। आपको ऐसा नहीं है कि आपके नोट्स में कुछ और होगा, एनसीईआरटी में कुछ और होगा। सेम चीज़ें आपके नोट्स में भी होती हैं, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नोट्स में कुछ और पढ़ रहे हो, इस वजह से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। सिलेबस दोनों का वही होता है। बट होता क्या है कि आप एनसीईआरटी पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे आपने सुना होगा या फिर जो बच्चे नए, मैं बता दूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी के लाइन कॉपी टू, मतलब ऐसे कॉपी आते हैं बिल्कुल। तो उससे होता है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो थोड़ा सा माइंड में क्लिक हो जाता है कि अच्छा हाँ, ये मैंने लाइन इस चैप्टर में पढ़ी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही था। तो उससे थोड़ा सा स्ट्राइक कर जाता है, तो आसानी होती है। और ऐसा कुछ अलग नहीं होता कि आपके नोट्स में कुछ और है एंड आपके एनसीईआरटी में कुछ और चीज़ें लिखी हैं। सो आप नोट्स के लिए वो थ्योरी के लिए आप लोग नोट्स यूज कर सकते हो। देन उसके बाद एनसीईआरटी यूज कर सकते हो। देन इसके बाद नोट्स के लिए हमने बात करें, तो फिर आप हैंड राइटिंग नोट, हैंड रिटन नोट्स। देन इसके बाद सेकेंड इज द बुकलेट। बुकलेट हो गया, वो कोचिंग का बुकलेट हो गया या फिर जहाँ से भी आप प्रिपरेशन करो वहाँ का बुकलेट आप यूज कर सकते हो। और अगर इसके बाद हम बात करें कि क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक हम यूज करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन यही है कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली पता ही होती हैं, बट मैंने बता दिया है। बट क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम ये आती है कि अभी क्या है कि मार्केट में इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं कि मतलब हम लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे नॉर्मली होता भी क्या है कि हम लोग को बुक्स लेने में बहुत अच्छा लगता है। नए नए बुक्स होते हैं कि अच्छा ये भी सॉल्व कर लूँ, वो भी सॉल्व कर लूँ। मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं कि उससे हमको कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अगर आप एक बुक नहीं सॉल्व करते हो तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप 3-4 बुक सॉल्व कर लो, या फिर आप इकट्ठा तो कर सकते हो, आप खरीद के लिए आके रख तो सकते हो, बट आप सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप एक बुक नहीं सॉल्व कर पाते, धीरे धीरे होता क्या है कि आप कोई भी बुक
नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अगर हम क्वेश्चन बुकलेट की बात करें तो मैक्सिमम हम लोग 2-3 बुक्स की बात करेंगे। बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नॉर्मली हर बच्चा यही जितने भी मैं अभी बुक बताने वाला हूँ उसी में से कोई एक यूज करता है। सो सबसे फर्स्ट बुक मैं बात करूँ तो क्वेश्चन के लिए एस सी वर्मा। एस सी वर्मा बहुत फेमस बुक है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट और प्रिपरेशन करने वाले हो तो आप सुनोगे या फिर आप किसी सीनियर से पता करेंगे तो वो बताएगा कि हाँ एस सी वर्मा अभी तो बहुत कंपलसरी लोग यूज करते हैं। पहले होता क्या था कि जितने भी आईआईटी के बच्चे होते थे, जितने आईआईटी के स्टूडेंट होते थे वो नॉर्मली सॉल्व करते थे। बट अभी क्या है कि इसमें जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत अच्छा है। जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी के लिए तो मैंने बता दिया नोट्स प्लस एनसीईआरटी आप यूज कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज चीजें आपको दे रखी हैं तो बताते हैं कि थ्योरी जो पार्ट है वो बहुत अच्छी इसका है। देन इसके बाद क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसमें दो पार्ट आते हैं कि 11th के लिए, तो पार्ट 1 देन इसके बाद पार्ट 2। द पार्ट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इसका नाम ही है पूरे बुक का। एंड तो पार्ट 1 11th के लिए आता है, देन पार्ट 2 12th के लिए आता है। तो जो बुक का नाम है वो एस सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो आप ये बुक सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छा बुक है। क्वेश्चन भी इसमें एक है लेवल वाइज दिया कि ऑब्जेक्टिव फर्स्ट देन ऑब्जेक्टिव सेकंड, इस तरीके से बुक है। एंड अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन को इसमें क्वेश्चन कौन सॉल्व करना चाहिए, मैं ट्राई करूंगा एक सेपरेट वीडियो में ले आऊं कि उसमें कौन से क्वेश्चन आपको एक्चुअल में सॉल्व करने या फिर कौन से क्वेश्चन छोड़ने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो हम लोग को टच भी नहीं करने, हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। खासकर जो मेडिकल वाले हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो बट अभी मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ तो आप एस सी वर्मा इसको ऑप्शन के लिए रख सकते हो। देन द सेकंड बुक इज द डीसी पांडे। डीसी पांडे बहुत अच्छी बुक है ये। अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं तो अ, इसके लिए नीट के लिए जो बुक आती है वो अलग आती है। मार्केट में जो नीट के लिए बुक है वो अलग आती है। देन उसके बाद आईआईटी जेई के लिए अगर हम बात करें, सॉरी, आईआईटी जेई के लिए अगर हम बात करें तो इसमें अलग बुक आती है, इसमें मैकेनिक्स की अलग आती है। देन इसके बाद ऐसे ऐसे अलग अलग बुक्स आती हैं। बट हम लोग नीट के लिए बात करेंगे तो नीट के लिए एक सिंपल सी बुक आती है 11th के लिए अलग पार्ट में एंड 12th के लिए अलग पार्ट में। तो हमको जो नीट की बुक है वही सॉल्व करनी है। एंड उसके बाद आईआईटी के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना, बहुत अच्छी बुक है। एंड जो क्वेश्चंस लेवल हम लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम आप मतलब पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ही बिल्कुल क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, बिल्कुल ऐसा सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं है कि आपको कभी टफ मिल गया कभी इजी मिल गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो बहुत अच्छी बुक है। आप इन दोनों बुक्स में से कोई एक आप प्रेफर कर सकते हो, या तो आप एस सी वर्मा सॉल्व कर लो या तो फिर डीसी पांडे सॉल्व कर लो। आप ट्राई ये करना कि स्टार्टिंग में अगर आप डीसी पांडे सॉल्व कर पाते हो तो मतलब मैं प्रेफर करूंगा कि डीसी पांडे आप सॉल्व करिए। बट अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा करना है फिजिक्स तो आप एस सी वर्मा के लिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन में इसीलिए मैंने यही दोनों बुक रिकमेंड किया कि आप चाहे एस सी वर्मा सॉल्व कर लीजिए चाहे डीसी पांडे सॉल्व कर लीजिए। दोनों बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो अप्रोक्स 1 चैप्टर में लगभग आपको 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100 150 300 क्वेश्चन ऐसे। तो लगभग सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। एंड इसमें इतने क्वेश्चंस मिलते नहीं है, बट इसमें क्या यही होता है कि यही फायदा है कि आपको हर फ्रेम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन पाते हैं एक टॉपिक से या फिर एक चैप्टर से, आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन इसके बाद अगर बात करें कि अब और कौन सी बुक है जो हमें सॉल्व करनी चाहिए, तो जो मेन बुक है वो यही दो है। आप इन्हीं दोनों में से कोई एक प्रेफर कर सकते हो, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप ले सकते हो बट कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि जिससे आपको क्लियर हो सके कि कौन सी बुक हमें सॉल्व करनी चाहिए। देन इसके बाद अगर हम आए कि लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट में हम अगर बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हो तो सबसे पहली बात तो मैं बात करूँ तो इसमें होता क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक पैटर्न मालूम चलता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, या फिर क्वेश्चन पूछे जाने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें ये होता है कि हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। उससे ये भी मालूम चलेगा आप जो बुक प्रेफर कर रहे हो एस सी वर्मा या फिर डी सी पांडे या फिर अदर आप कोई बुक देखते हो
तो उसमें भी क्लियरिटी मिलती है कि हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चंस अगर हमको आते हैं, मतलब ये पैटर्न बना हुआ है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हमको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें भी क्लियरिटी मिलती है। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूँ तो कितने साल का सॉल्व करना चाहिए, तो बायो एंड केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि अप्रॉक्स आप 10 to 15 ईयर का सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी मैं यही प्रेफर करूँगा, आप 10 से 15 साल के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वो सॉल्व कर सकते हो। अगर आप 10 ईयर के लिए करते हो अप्रॉक्स, तो वो भी बहुत बेस्ट है। बट अगर आप थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हो तो आप 15 साल के जो जितने भी क्वेश्चन आए हो आप उसको सॉल्व करिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। एंड कई कई बुक्स में जैसे अदर स्टेट में पुराने जैसे जो सीपीएमटी होता था स्टेट लेवल यूपी में होता था, या फिर एमपीपीएमटी होता था, तो इसमें बुक्स में कई कई जगह आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप नीट के लिए सॉल्व करो, जो नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पहले इसका नाम एक्चुअली एआईपीएमटी था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, बट अभी इसका नीट हो गया। सो आपको अभी मतलब इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्योंकि जो अदर बुक्स है उसमें आपको अदर स्टेट के कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट जो है, तो इसमें जो होंगे वो नीट के ही क्वेश्चंस होंगे, वो एआईपीएमटी के ही क्वेश्चंस होंगे। तो आप प्रेफर ये करें कि 10 से 15 साल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करें। देन इसके बाद लास्ट में अगर मैं बात करूं तो डीपीपी। डीपीपी होता है ये डेली प्रैक्टिस पेपर, लास्ट वीडियो मैंने बताया था ये क्या होता है। सो इसमें ये होता है, इसमें मतलब ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगता है कि जैसे आप कहीं भी कोचिंग ले रहे हो, फिर ऑनलाइन ले रहे हो, फिर ऑफलाइन ले रहे हो, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो एज ए मतलब फिजिक्स टीचर, तो नॉर्मली हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है। बट होता क्या, इससे फ़ायदा ये है कि सपोज दैट आप कोई चैप्टर पढ़ो, सपोज दैट आप लॉज ऑफ मोशन मान लो या फिर फ्रिक्शन मान लो, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, तो उसमें आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को, वो पेपर में इंक्लूड होता है लगभग 10 से, मतलब एक टॉपिक ऐसा होता है जो जिसपे 10 से 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बनते हैं। सो वो आपको टीचर प्रोवाइड करता है। तो उससे ये होता है कि आपको सबसे पहली बात तो आपको उस टॉपिक में कमांड आ जाता है कि हाँ, कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है या फिर जहाँ से भी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको आपसे बहुत अच्छी तरीके से उसको मालूम है कि उसको उस टॉपिक से रिलेटेड या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कौन से क्वेश्चंस आपको देने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन या फिर बहुत लो क्वेश्चन का आपको बहुत हलवा लगे, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। आप जो अच्छे टीचर होंगे या फिर जो अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो अच्छी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस उनको प्रोवाइड करने हैं। सो इसमें यही फ़ायदा है कि कोई एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, देन उसके बाद आपने 15-20 क्वेश्चन आपने उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट किया, तो आपको उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बाकी आप एस सी वर्मा या फिर डी सी पांडे जो मैंने बुक्स बताई, आप यहाँ से क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ही करोगे। आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस आप ट्राई करो कि एक दिन में अगर आप सपोज दैट आपको 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर एक चैप्टर आपका 1 चैप्टर कंप्लीट, देन उसके बाद सेकंड चैप्टर कंप्लीट, तो आप ट्राई ये करो कि डेली लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व करो। उसमें में से सपोज दैट अगर मैं बात करूं कि हो सकता है डीपीपी में 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आपको डीपीपी में होंगे, देन इसके बाद बचे कितने, अगर मैंने बोला कि 45 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करिए, 20 अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन आप किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एस सी वर्मा चाहे डी सी पांडे हो गया। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। देन इसके बाद अदर बुक से भी आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड हो सकता है। आप स्टार्टिंग से करना चाहो, कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ तब कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा एग्जाम पास आ रहा है या 2-3 महीने बचे, 4 महीने बचे, देन आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीपीपी के बाद अगर मैं बात करूं कि सबसे लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका टेस्ट। अगर आपने सपोज दैट मैं मान लूँ कि आपने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, या फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या फिर डीपीपी हो गया, बट अगर आप टेस्ट नहीं देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि टेस्ट देने से होता क्या है कि अगर आप टेस्ट, वो भी मैं बात करूँ, ऐसा नहीं कि आपने आप सोचोगे कि सर मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करता हूँ, चाहे वो डेली हो गया, घर पे हो गया, आप 45 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं 45 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो एक तरीके का टेस्ट होगा। बट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जब तक आप क्लास में बैठ के, या फिर जो अभी तो थोड़ा सा ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, आप कोविड की वजह से लोग ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट टेस्ट ये फ़ायदा है कि आपको एग्जैक्ट इन्वायरमेंट मिलता है कि आप उसी चीज़ को, जैसे
अगर मैं बताऊँ कि आपको किसी मतलब एक सिंपल सी बात है यार कि अगर आप एग्ज़ाम में ऐसा है नहीं कि आपको कोई जादू हो जाएगा कि आप वहाँ पहुँचे, तो आपको हर चीज़ मालूम है, आप सॉल्व करके चले आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे उनको यही प्रॉब्लम होता है कि अगर वो टेस्ट नहीं देते, देन एग्ज़ाम के दिन ऐसा कोई जादू नहीं हो जाएगा कि आप सारा क्वेश्चन करके आ जाओगे या फिर आपको वो माहौल मालूम होगा। तो उससे यही होता है कि टेस्ट देने से आपका जो एग्ज़ाम का जो फ़ियर होता है वो ख़त्म होता है। आप उसी एनवायरनमेंट में टेस्ट दे रहे हो या फिर आपके भले ही नंबर कम आ रहे हैं या फिर नंबर ज़्यादा रहे, वो मैटर नहीं करता। बट अगर आप इस चीज़ को झेल पा रहे हैं, आप इस चीज़ को मतलब हमेशा टेस्ट छोड़ नहीं रहे हैं। नॉर्मली होता क्या कोचिंग्स में अप्रॉक्स अल्टरनेट संडे पे टेस्ट आपके होते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि टेस्ट आप बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। और ऑनलाइन भी हो रहा है तो प्रेफर यही करें कि आप ईमानदारी से टेस्ट दें, जिससे क्योंकि उससे आपको ही फ़ायदा होगा एंड किसी और को फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही किसी और का नुकसान होने वाला है। तो फ़ायदा भी आपको होगा, नुकसान भी आपको होगा। सो आप टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट मस्ट है। अगर आप ये चीज़ें करते हो, अगर टेस्ट नहीं देते हो तो उस चीज़ का बिल्कुल कोई वैल्यू रह नहीं जाता। सो आप टेस्ट बिल्कुल दें एंड इसके बाद बस यही सारी चीज़ें थी कि अगर मैं स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज कर दूँ तो थ्योरी के लिए नोट्स यूज करेंगे, फिर एनसीईआरटी यूज करेंगे, चाहे वो हैंडबुक होगा, देन बुकलेट होगा, कोई भी चीज़ें हो गई। देन इसके बाद हम क्वेश्चन के लिए बात करें तो एस सी वर्मा या फिर डी सी पांडे में से कोई एक बुक। देन इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत मस्त है, मैं स्टार लगा देता हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत मस्त है। देन इसके बाद डीपीपी अगर आपको मिलता है, टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा देगा आपको। देन इसके बाद टेस्ट तो आपको देना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन इसके बाद आप यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा पैटर्न मैं बता देता हूँ नीट का। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो फिजिक्स में होते हैं वो 45 क्वेश्चन, देन इसके बाद केमिस्ट्री में ये भी 45 क्वेश्चन, एंड बायो में, हाँ बायो में 90 क्वेश्चन। तो इसके जो फिजिक्स में होते हैं वो 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 45, देन बायो में 90, टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। ये एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का होता है। टोटल 120 सॉरी 720 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है। बहुत सारे बच्चे आप सोच रहे होंगे कि इतना नॉर्मल सी चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 10th क्रॉस करके अभी 11th में जा रहे हैं, फिर नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनको ये चीज़ मालूम नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि क्या पैटर्न है एग्जाम्स में, क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन करो आपको उसी के बारे में नहीं पता कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, फिर आपका पैटर्न क्या है। सो इस वजह से मैंने बता दिया एंड आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। आप यही फॉलो करिएगा, आप बिलीव मी, बहुत फ़ायदा आपको होगा। क्योंकि जैसे वीडियो की स्टार्टिंग मैंने बताया था कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो आपको लेने में तो ऐसा देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट आप सॉल्व भी नहीं कर पाते। फिर इसके बाद अगर आप ला के रख देते हो, सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं, फिर लास्ट में आपका साल खत्म होने वाला होता है ना, तो फिर डिप्रेशन फील होने लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं फील होता कि यार इतने सारे बुक्स मैंने ला के रखे हैं पर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो निगेटिविटी से बचना है हम लोगों को एंड इसमें में से आप यही बस फॉलो करना है, और बिल्कुल भी अदर बुक्स पे बिल्कुल नहीं जाना है। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। अगर मैं लास्ट में बात करूं कि जैसे मैं नॉर्मली प्रीवियस वीडियो में जितने सा मेरी सारी वीडियोस थी उसमें मैं बोलता था कि प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माय चैनल, बट अभी मैंने सोचा है कि अभी से थोड़ा सा मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जब भी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी एक्चुअल में हालत ख़राब है। एंड या आप लोग जानते होंगे कोविड की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर आपको ये वीडियो एक्चुअल में आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिला हो, सो ये आपकी मर्जी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर ना करें, या फिर वीडियो को शेयर करें या ना करें। बट आप एक काम करना, अगर आप कैपेबल हो किसी की हेल्प करने के लिए, अगर आप किसी की हेल्प करने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जिसको एक्चुअल में ज़रूरत हो। क्योंकि अभी क्या है कि अभी कंडीशन बहुत ख़राब है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बाहर जाके दूसरों की मदद करें, क्योंकि खुद सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, अगर आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो किसी की मदद, तो प्लीज़ करें, वही मेरे लिए काफ़ी होगा। एंड तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा कि आप जो भी जिनको भी ज़रूरत है आप उनमें में से किसी एक की हेल्प करें,
किसी एक की आप हेल्प कर पा रहे हैं वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। एंड कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं ट्राई करूंगा। ट्राई क्या करूंगा, आपको तो अब तो कॉन्टिन्यूस वीडियोस आ ही रही लगातार, तो मैं डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। एंड जितने से ज़्यादा वीडियो में डाल पाऊँ, आप लोगों को जितना फ़ायदा हो पाए वो चीज़ें मैं आप लोगों को दे पाऊँ। अभी मैं ट्राई करूँगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ाने भी कंप्लीट करने हैं, तो अगर कोई ऐसी मेजर क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं जो आपकी थ्योरी पार्ट है वो कवर कराने की कोशिश करूँगा। सो लास्ट में यही कि थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।